Assalamualaikum dear students, welcome to मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़। मैं हूं शाहिद हुसैन। आज हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की तरफ। तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ मज़ीद हम जो है ना वो वेन डायग्राम्स के टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसकी? यूनियन की। मतलब यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सिमिलर। नंबर 3, अब यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी ऐड हो गई हैं। प्रीवियस 2 प्रॉपर्टीज जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी करते आ रहे हैं। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। मतलब सेट्स का जो यूनियन होता है वो एसोसिएटिव होता है। अगर बी यूनियन सी करके ए के साथ यूनियन लिया जाए या फिर ए यूनियन बी करके सी के साथ यूनियन लिया जाए, दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ऐसे ही इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। ठीक है, सेट्स का इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेट्स में होल्ड करता है। मतलब अगर B इंटरसेक्शन C जो है वो ऑपरेट हो, इसका यूनियन लिया जाए A के साथ, तो वो इक्वल होता है A का यूनियन B के साथ, देन A का यूनियन C के साथ और उन दोनों का इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कैसे आएगा? ए का इंटरसेक्शन लिया जाएगा बी यूनियन सी के साथ, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आएगा। दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर आएंगी। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहां पे हम ये 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारी बुक में प्रूफ भी हैं, तो इनके हमने प्रूफ भी करने हैं। ये प्रीवियस प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम इनके प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन बुक में नहीं है, इसलिए हम ये 4 प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स भी यहाँ पे साथ सॉल्व करेंगे। और ये लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं डी मॉर्गन्स लॉज। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज क्या है? डी मॉर्गन्स लॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। कहाँ पे? सेट्स में डी मॉर्गन्स लॉज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट्स हैं ये, और इनको हम आज के लेक्चर में प्रूव करेंगे। ये क्या है? ए और बी के यूनियन का अगर हम लें कंप्लीमेंट, देन वो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम ए और बी के इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट लें, देन वो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्लियर हो गया? तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में लिखी। अब इनमें कुछ जो लास्ट 4 प्रॉपर्टीज हैं उनका प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉज के प्रूफ की तरफ। तो ये है फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, जिसकी स्टेटमेंट है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हमने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करना है? हमने यहाँ पे ये 2 सेट्स हैं। ये क्या है? 2 सेट्स हैं, क्योंकि सेट्स में ऑपरेशंस जब हम करते हैं तो उनका आंसर भी कोई सेट आता है। जब आंसर सेट आता है तो ये भी हमारे पास एक सेट है और ये भी हमारे पास एक सेट है। तो जब 2 सेट्स को इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम क्या जानते हैं इस बारे में, कैसे करते हैं? हम
प्रूफ कर देते हैं कि उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल भी हैं और एक जैसे भी हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर भी हैं और तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर भी हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम भी हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है और इसको प्रूफ करने के लिए हमने प्रूफ कर देना है कि ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट है और ये वाला सेट है वो इसका सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो मतलब क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट्स क्या हों, इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेट करना पड़ता है, हमें कोई एलिमेंट लेना पड़ता है किसी एक सेट का। तो यहाँ पे हम इस ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का एक एलिमेंट लेते हैं। अगर ये x जो है वो इसका एलिमेंट है, देन इसका मतलब क्या है कि x जो है वो एलिमेंट नहीं होगा किसका, a यूनियन b का। किसका एलिमेंट है, a यूनियन b का। आप इस बारे में जानते हैं ना, अगर ये हमारे पास एक सेट है A और ये अगर A है सर्कल, तो ये रेक्टेंगल जो है वो U होता है और सर्कल के अलावा जो रेक्टेंगल है वो A का कंप्लीमेंट कहलाता है। तो A कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो A में नहीं है और जो A में है वो A कंप्लीमेंट में नहीं है। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर X बिलोंग करता है A कंप्लीमेंट को तो वो A यूनियन B को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जो कंप्लीमेंट में एलिमेंट है वो सेट में नहीं हो सकता। अगर ये X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, देन हम कह सकते हैं कि X ना तो A में मौजूद है एंड ना ही वो मौजूद है B में, क्योंकि अगर वो A और B में से किसी एक में भी मौजूद होता तो वो A यूनियन B में भी मौजूद होता। ठीक है, इसलिए दरमियान में क्या आएगा, एंड। नेक्स्ट, अगर वो A में मौजूद नहीं है तो हम कह सकते हैं ना कि वो किस में मौजूद है, A कंप्लीमेंट में। जी, अगर कोई एलिमेंट A में मौजूद नहीं है तो वो किस में मौजूद होगा, A कंप्लीमेंट में वो मौजूद होगा। अगर हम ये कह दें कि वो A में नहीं है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में तो है, इसलिए वो A कंप्लीमेंट में चला जाएगा। एंड अगर वो B में नहीं है, सिमिलरली वो किस में होगा, B कंप्लीमेंट में। और अगर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दें, हमने यहाँ पे लिया क्या है कि X जो है वो इसका एलिमेंट है, इस साइड का, हमने इस सेट का एलिमेंट प्रूफ करना है। तो देखिए A कंप्लीमेंट में भी वो मौजूद है और B कंप्लीमेंट में भी मौजूद है, तो क्या इनके इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं होगा, जरूर उनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। देन X बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, सिंस X इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, हमें पता है कि X हमने किसका एलिमेंट लिया था, इस A यूनियन B कंप्लीमेंट का एलिमेंट लिया था और ये इसका कोई सा एलिमेंट है, स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ जब ये इसका एलिमेंट है, X जो है वो इसका एलिमेंट है, लेकिन X जो है वो इसका भी एलिमेंट है, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि असल में ये पूरा का पूरा जो सेट है ना, ये वाला, ये इस सेट में मौजूद है, क्योंकि X जो है वो इसके तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसमें मौजूद होगा जरूर, ये इसके तमाम एलिमेंट्स ही फिर इसमें मौजूद होंगे। तो इसको लिख सकते हैं फिर A यूनियन B कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। इसको नाम दे दें फर्स्ट एक्सप्रेशन का। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, रिवाइज करता हूं, इसका एलिमेंट लिया है, इस सेट का एलिमेंट लिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब अगर कंप्लीमेंट में मौजूद है तो कंप्लीमेंट के बगैर जो सेट है उसमें मौजूद नहीं होगा। अब क्योंकि ये X जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये ना ही A में मौजूद होगा ना ही B में मौजूद होगा, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक में भी मौजूद हो तो वो इसके यूनियन में मौजूद होगा। अब ये A में नहीं है तो A कंप्लीमेंट में होगा, ऐसे ही B कंप्लीमेंट में होगा।
अब यहाँ पे जब ये दोनों में मौजूद है तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, और यही हमने प्रूव करना था। इससे मजीद कि अब ये वाला सेट जो है वो इस सेट का सबसेट है। नो, अब हम इस सेट का एलिमेंट लेते हैं। पहले इसका लिया था और इसको सबसेट प्रूव किया इसका। अब हम इस सेट का एलिमेंट लेते हैं, तो कंसीडर करते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। देन अगर x इसको बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट एंड x बिलोंग करता है बी कंप्लीमेंट। x ए कंप्लीमेंट में भी मौजूद है और x जो है वो बी कंप्लीमेंट दोनों में मौजूद है, तभी ये इनके इंटरसेक्शन में मौजूद है। नेक्स्ट, अब अगर x ए कंप्लीमेंट में मौजूद है देन x जो है वो a में मौजूद नहीं होगा, ठीक है, एंड x जो है वो b में भी मौजूद नहीं होगा। क्लियर हो गया? जब दोनों में ही मौजूद नहीं है तो इनके यूनियन के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हमने अब यहाँ पे यूनियन लेके जाना है यूनियन में। तो इनके यूनियन के बारे में क्या ख्याल है कि ए यूनियन बी में x बिलोंग करेगा या नहीं? तो x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी को। अगर x जो है वो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता तो x जो है वो इस सेट के कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। क्या ख्याल है? जी करेगा, क्योंकि सेट को बिलोंग नहीं करता तो सेट के कंप्लीमेंट को जरूर बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया? हमने सिमिलर वे में इस सेट का एलिमेंट लिया और प्रूफ किया कि वो इस सेट में भी मौजूद है। अब दोबारा से वही बात कि x जो है वो इसका एलिमेंट था, कोई सा एलिमेंट जो कि तमाम इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन ये इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा सेट ही असल में यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट जो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो सबसेट है किसका? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको कह रहे हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। अब एक्सप्रेशन 1 और 2 को यूज करें। देखें यहां पे लिखा है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहां पे क्या है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो जब ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है जो कि यहां पे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन्स जो है वो प्रूव हो गया। फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलिए चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ जो कि बुक में नहीं लिखा, लेकिन हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है डिमॉर्गन्स लॉ का। इसमें कहता है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, प्रीवियस में ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट था, यहाँ पे ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लेट करना है इस सेट का एक एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। हमने यहाँ पे लेट किया कि कोई सा एक्स एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होल के कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है। जब ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग नहीं करता किसको? ए यूनियन बी को। जब वो कंप्लीमेंट में मौजूद है तो वो इस सेट में मौजूद नहीं होगा। क्लियर? अब जब इस सेट में मौजूद नहीं है पूरे में ए और बी के यूनियन में, तो ए और बी के बारे में अलग अलग क्या ख्याल है? क्या वो ए में मौजूद होगा? नहीं। ऐसे ही वो बी में भी मौजूद नहीं होगा। जब वो इन दोनों में मौजूद नहीं है तो क्या होगा?
वो इनके कंप्लीमेंट में मौजूद होगा। किस में मौजूद होगा? कंप्लीमेंट में मौजूद होगा। एंड x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, जब वो ए में नहीं है तो ए कंप्लीमेंट में जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे श्योर हैं कि वो ए में नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में तो फिर कंप्लीमेंट आएगा तो कंप्लीमेंट में जरूर बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, अब वो जब ए कंप्लीमेंट और यहां पे बी कंप्लीमेंट में मौजूद है तो क्या हम यहां पे इंटरसेक्शन हमें चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये स्टेप आपने ध्यान से देखना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में मौजूद है, इसलिए वो उनके इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। तो यही बात यहां पे भी लिखनी है, सिंस x इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, क्योंकि x असल में इसका एलिमेंट है, बट x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। x इसका एलिमेंट था लेकिन वो इसमें भी है। इसका मतलब क्या हुआ? सो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है होल का कंप्लीमेंट वो सब सेट है किसका? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसके भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए ये पूरा का पूरा सेट ही इसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक हिस्सा हो गया इस प्रूफ का, हमने इसे एक्सप्रेशन 1 का नाम दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इस सेट का कोई सा एलिमेंट है। लेट y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हम यहाँ पे y ले रहे हैं, बेशक x ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ पे x ले लिया इसलिए यहाँ पे हम y ले लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में दोनों x थे। अब लेट करना है कि y जो है वो इस सेट का एलिमेंट है और हमने प्रूफ करना है कि वो इस सेट का भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर y इसमें मौजूद है हम कह सकते हैं कि y जो है वो बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग करता है बी कंप्लीमेंट। अगर वो दो सेट्स के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो वो दोनों सेट्स को सेपरेटली भी बिलोंग करता होगा, जरूर दोनों को बिलोंग करता होगा जी। तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है? y ए को बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा? और ऐसे ही y जो है वो b को बिलोंग करेगा या नहीं? तो जी ये दोनों को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये उनके कंप्लीमेंट्स में मौजूद है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो अब हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है कि वो ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट का एलिमेंट है। हमने यहाँ पे यूनियन प्रूव करना है, दरम्यान में एंड लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों को जब बिलोंग नहीं करता तो वो बिलोंग नहीं करेगा ए और बी के यूनियन को। जब ना ए को बिलोंग करता है ना ही बी को बिलोंग करता है तो फिर उनके यूनियन को भी बिलोंग नहीं करेगा। जब यूनियन को बिलोंग नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि उस सेट के कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा जी। एग्जैक्टली जब वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता तो उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करना चाहिए ना। अब देखें वही बात दोबारा से, सिंस y इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। y जो है ना वो इसका कोई सा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे तो एक प्रॉब्लम है यही वाली कि y जो है वो इस सेट को भी बिलोंग करता है, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और इसको भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है वो आज खुद सबसेट है किसका? ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट का। इसको पार्ट नंबर 2 कह दें, एक्सप्रेशन नंबर 2 कह दें। अब इस 1 और 2 एक्सप्रेशन दोनों को करें कंबाइन
फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होल का वो इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सेपरेटली, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या किया, वही बात जो ट्रिक आपको शुरू में बताई थी कि यहाँ पे दो सेट्स को जब इक्वल प्रूव करना है देन क्या करना है, देन हमने यहाँ पे करना ये है कि पहले इसका एलिमेंट लिया और इसमें प्रूव कर दिया। फिर हमने कहा क्योंकि ये तो इसका एलिमेंट है तो इसमें चला गया, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा सेट ही इसमें मौजूद है, मतलब ये सेट जो है वो इसका सब सेट है। फिर हमने इसका एलिमेंट लिया और प्रूव किया कि ये इसका एलिमेंट है यहां तक। फिर हमने कहा क्योंकि ये तो इसका कोई सा एलिमेंट था, फिर इसका मतलब है ये पूरा का पूरा सेट ही इसमें मौजूद है। तो इस तरह से फिर हमने कहा कि ये वाला इसका सबसेट है। जब ये वाला दोनों ही एक दूसरे के सबसेट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये बहुत ही आसान सा प्रूफ है दोनों का। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिमार्कन्स लॉ को प्रूफ किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के प्रूफ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज।